कह रहा है ऑन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, तो पहला कनकेव मिरर रफ में बना लिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं, गलती नहीं करोगे फिर। कनकेव मिरर पहले बना लिया, इससे क्लियर हो गया कि फोकस इसका लेफ्ट साइड पे होगा तो नेगेटिव ही होगा, है ना। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, मतलब एफ कितनी दे रखी है -20, ठीक है। अब कहता है कि इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब मैग्निफिकेशन कैसा, +3 कि -3? +3। क्यों, कैसे पता चला? कैसे पता चला कि +3? क्या दिख रहा है तुम्हें इसमें +3? और अगर माइनस का होगा तो क्या दिख रहा है कि माइनस? बोलो, अभी तुमने इतने अच्छे से मैग्निफिकेशन को मैं समझाया अच्छे से। अब बताओ मैग्निफिकेशन प्लस लूं कि माइनस लूं? ऐत्रेय बताएगी। प्लस लूं तो क्यों लूं? लार्ज नहीं बन सकता बच्चों ने, उसमें नहीं बनता है लार्ज रियल में। केसेस खोल, उसमें देख एनलार्ज बनता है कि नहीं बनता है। तो फिर प्लस लूं कि माइनस लूं? देखो ना, आप तो क्या कह रहे थे, क्या लूं? सर प्लस लो, क्योंकि जो इमेज बनी है वो 3 टाइम्स बड़ी है, तो मतलब बड़ी है तो उसका मतलब वर्चुअल है। तो कॉन्केव में बड़ी नहीं बनती वर्चुअल में, रियल में नहीं बनती, रियल में छोटी बनती है हमेशा। आज माने क्या बताओ, क्या लूं, प्लस लूं कि माइनस? पहले तो ये बताओ कि प्लस लूं कि माइनस? दोनों लेना है, यही निकल रहा है। तुम्हें कहीं दिया है इसमें रियल बन रही है कि वर्चुअल बन रही है? जब नहीं दे रखा है तो आपको दोनों केसेस लेने हैं, +3 भी लेना है, -3 भी लेना है, 2 आंसर निकलेंगे इसके, ठीक है। देख लो एक बार ध्यान से। तो मैग्निफिकेशन +-3 लेना है, ठीक है। तो अब उसने मैग्निफिकेशन दे दिया हमें और एफ दे रखा है, यू निकालने के लिए बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब जब देखो 3 चीजें हैं जो मिरर फॉर्मूले में आती है, 1/v + 1/u = 1/f। इसमें से कम 2 चीज होंगी तो तीसरी निकलेगी, लेकिन यह केवल f है, u और v नहीं है हमारे पास, तो इसलिए नहीं निकाल सकते इस फॉर्मूले से। दूसरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का है, -v/u = hi/ho। ये फॉर्मूला होता है कल ऐसा क्वेश्चन हमने करा भी था। अब h तो दे नहीं रखा तो इसलिए इसको तो छोड़ दो, बचा हमारे पास ये मैग्निफिकेशन दे रखा है। तो मैं अगर 3 ले लूं +3, केस नंबर 1 मैग्निफिकेशन +3 ले लिया मैंने, तो अगर +3 लूंगा यहाँ 3 डालूंगा तो ये हो जाएगा -v/u। तो v कितना आ जाएगा -3u, इस माइनस को इधर लगा के 3u को इधर ले जाना, v आ गया इतना। अब तुम इसमें डाल लो केस में जाके, तो क्या करेंगे 1/v की जगह -3u डाला ये, और +1/u डाला, और f की जगह डाला -20, तो -1/20 ऐसे। नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, हमेशा न्यूमरेटर में रखना है। इसके आगे माइनस है तो ऊपर रख लो उसको। अब एलसीएम ले लो 3u, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 3, तो -1/20। तो ये कितना आ गया 2/3u = -1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे u कितना आ जाएगा -40/3 सेंटीमीटर, u कितना आ जाएगा -40/3। ये केस नंबर 1 हो गया। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है, जब मैग्निफिकेशन -3 हो। केस नंबर 2 में क्या है, मैग्निफिकेशन -3, तो -3 = -v/u। तो ये माइनस माइनस काट दिया, v कितना आ गया 3। अब इसको भी जैसे इसमें डाला था ऐसे इसमें फिर डालो, तो 1/3u + 1/u = -1/20। इसका एलसीएम लिया 3u, 1 + 3 = -1/20। तो 4/3u = -1/20। u निकालोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके -80/3 सेंटीमीटर। तो
तो u आपका दोनों हो सकते हैं। अगर ये केस लिया हमने मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव, इसका मतलब ये वो केस है जब वर्चुअल इमेज बनी थी। m कब होता है पॉजिटिव? जब वर्चुअल इमेज बनती। तो ये वर्चुअल वाला था, ये पीछे बना था। और ये वाला केस में -80/3, इसका मतलब है कि ये किधर रियल इमेज बनी है, नेट की तरफ। ठीक है, कॉल आ रहा इसके नाम है, है नंबर है, पोटेंशियल फ्रॉड। फ्रॉड। चल कट जाएगा। बोर्ड वाला बता दूं, हो गया सबका? बोर्ड वाला क्वेश्चन है। तो कहता है इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? कॉन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हमेशा वर्चुअल बनती है और राइट साइड में बनती है, बिहाइंड द मिरर। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कौन सा मिरर है ना। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन हमें क्वार्टर कह रहा है, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। तो क्वार्टर का मतलब है 1/4 और पॉजिटिव ही लूंगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, तो पॉजिटिव ही लूंगा। समझ में आ रही है मेरी बात? बस अब क्या रह गया, फोकल लेंथ दे रखी है, तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है? ऐसा होता है, तो इसका मतलब पॉजिटिव होगा, तो +20 होगा हमेशा। ठीक है, और डिमिनिश तो दिख रही है 1/4 है, तो डिमिनिश ही होगी है ना। पर अब निकालना क्या है? u निकालना है, यू हैव टू फाइंड u। तो अब जैसे अभी करा था हमने वैसे ही करेंगे। 1/4 = ये किसके बराबर होता है मैग्निफिकेशन? -b/u। तो ये -b/u के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, u निकाल लिया -4b।
अब फॉर्मूला आ जाओ 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v और u की जगह डालो -4v, तो यहाँ ऊपर लिख लेना नेगेटिव और इसकी जगह लिख दो 20। 4v एलसीएम हो गया और ये 4 - 1 इज इक्वल टू 1/20 है ना। तो 3/4v इज इक्वल टू 1/20। 4 से इसको काट सकते हो 5। p कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव आया है। इसका मतलब क्या है, राइट साइड पर ही बनी है। वर्चुअल इमेज ही बनेगी ना यहाँ पर, इस जगह बनती है छोटी सी, तो राइट साइड पे बनी है, पॉजिटिव बनी है। अब इसको यहाँ डालोगे तो अपने आप u कैसा आ जाएगा, नेगेटिव -60 सेंटीमीटर। u हमें आंसर निकालना था, u -60 सेंटीमीटर। इससे पता चलता है u हमारा सही आया है। पॉजिटिव नहीं आना चाहिए u कभी भी, क्योंकि वो हमेशा मिरर के सामने होता है, लेफ्ट साइड पे होता है, इसलिए u हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस में जो है आपको भेजूंगा, तो उनको घर पे ट्राई करना। मैं अभी आज तो नहीं भेज पाऊंगा, आज पहले लिखूंगा उनको सबको, फिर उसकी आपको फोटो भेज दूंगा। मंगलवार को भेज दूंगा, तुम कर लेना मंगलवार को, ठीक है। अब ये हमने अभी तक क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन। हम क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन। अब हम करने जा रहे हैं आज उसकी डेफिनेशन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, है ना। मिटा दो उसको, सर एक क्वेश्चन मिटा दो। अब हमने करना है रिफ्रैक्शन। ठीक है, मिटा दूं बेटा। और कोई रह गया जिसने नहीं उतारा, मिटा दूं। इसमें तेरे को समझ में आ गया सब कुछ? जसमीत, 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 आवाज नहीं आ रही मेरे तक? अभी भी नहीं आई? आ गया पक्का? मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव को लेते हैं, कब लेते हैं? चल गुड। अब रिफ्रैक्शन पे आ जाते हैं। इधर देख लो, बस डेफिनेशन ही समझा रहा हूँ। रिफ्रैक्शन का मतलब है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुस के आर पार निकल जाती है। लेंस मिरर में क्या होता है, टकराई और वापस आ गई, रिफ्लेक्ट हो गई, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, माउस बैक से किसी भी बात पे हो जाए, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन होता है when ray of light passes, बेटा इधर ध्यान दे लो भी दूसरी जगह, when ray of light passes from one medium to another medium। जैसे एक ग्लास स्लैब ले लिया मैंने, पानी इधर से लाइट डाली उसमें, तो ग्लास स्लैब के अंदर पहले एंटर होगी, फिर वो ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी। जैसा कि हमारा सामने ग्लास लिखा हुआ है। अब यहाँ से कोई लाइट अगर मैं चमकाता हूँ, तो लाइट, टॉर्च लगाई मैंने, टॉर्च यहाँ से दिखाई, तो उधर खड़े हुए आदमी को टॉर्च की लाइट दिखाई देगी हमारी। ठीक है, लेकिन वो लाइट जो है बिल्कुल वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होगी जिस स्ट्रेट लाइन में मैंने डाली है। यहाँ से वहाँ तक तो ठीक पहुँचेगी स्ट्रेट, लेकिन वहाँ से थोड़ी सी वो बेंड हो जाएगी। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ग्लास स्लैब कितनी मोटी है। ठीक है, अब इतने पतले ग्लास में तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगी, वो तो ऐसे लगेगी सीधी जा रही है। मोटा ग्लास स्लैब अगर होगा तो उससे आपको बेंड होती दिखाई देगी। अब कैसे होती है, उस बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन होती क्यों है, क्योंकि जिस मीडियम में से लाइट पास होके जा रही है वहां पर स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट हो जाती है। जो एयर में स्पीड ऑफ लाइट है वो स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में नहीं होगी। जो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट है वो पानी में नहीं होगी। जो पानी में है वो केरोसिन में नहीं होगी। जो केरोसिन में है वो डायमंड में नहीं होगी। तो अलग अलग मीडियम में से जब लाइट पास होती है तो उनकी स्पीड अलग अलग होती है, क्योंकि डेंसिटी भी अलग होती है। बात समझ रहे हो मेरी? अब जैसे मान लो सपोज तुमसे कहूँ मैं कि यहाँ से, और सड़क खुली हुई है बिल्कुल, संडे का दिन है, ट्रैफिक है नहीं, भागते भागते सदर बाजार पहुँचो, तो तुम्हें थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलेगा, है ना, बिल्कुल बहुत कम ट्रैफिक मिलेगा, तुम सीधे सीधे भागे चले जाओ।
लेकिन अगर वहाँ पर भीड़ हो और तुमसे कहो भाई तुम यहाँ से जो है दौड़ा के अपना स्कूटर या मोटरसाइकिल या कार सदर बाजार चले जाओ, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रुक रुक के ब्रेक लगाने पड़ेंगे, कभी इधर जाना पड़ेगा कभी इधर जाना पड़ेगा, स्लो हो जाओगे। तो जब भी चीज़ पास पास होती है तो उसकी डेंसिटी मतलब पास पास होती है, इसका मतलब क्या हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट ऑटोमेटिकली कम हो। बात समझ में आ गई मेरी? तो इस रिफ्रैक्शन को बस यही समझना है कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन, इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो अब जैसे मान लो कोई ग्लास लैब है, ये ग्लास लैब, ठीक है, इस ग्लास लैब में लाइट यहाँ से आई, इस पे टक्कर मारी इसने, इसको बोलते हैं नॉर्मल। वो जैसा हमने उसमें करा था मिरर के अंदर, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। तो जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये तो हमने उसमें भी करा था। अब ये लाइट रे सीधी नहीं निकलेगी, कैसी जाएगी? इट विल, अभी इसको भी समझाऊंगा। देखो ये आ रही है एयर से और ये है ग्लास। तो इसमें दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है डेंसिटी, डेंसर, और एक होता है रेयरर। डेंसर होता है जो जिसके मॉलिक्यूल्स पास पास हो, एटम्स पास पास हो, और जो जिसके दूर दूर हो वो रेयरर होता है। तो डेंसर और रेयरर की कोई डेफिनेशन नहीं है, ये दो मीडियम का रिलेटिव चीज है कि इसके रिलेशन में ये डेंसर है, ये अब जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे लाइट जो है वो पानी में से पास हुई, नहीं ग्लास में से पास हुई, ठीक है, तो तुम कहोगे एयर से ग्लास में आई, तो ग्लास इज डेंसर देन एयर, ठीक, ऐसा समझो। जैसे ग्लास ले ये है मेरे पास बीकर है, इसमें मैंने पानी डाल रखा है, यहाँ तक पानी है ऊपर, ये दिस इज वाटर, इसके ऊपर मैंने ऑयल डाल दिया, केरोसिन डाल दिया, कोई सा भी ऑयल डाल दिया। तो ऑयल तो पता है हल्का होता है, हल्की चीज़ का मतलब कम डेंसिटी, वो ऊपर तैर जाती है ना। अब यहाँ से अगर मैं लाइट को डालूंगा तो एयर तो बिल्कुल ही कम है, एयर इज रेयर देन, या कह लो केरोसिन या ऑयल इज डेंसर देन एयर, ऑयल इज डेंसर देन एयर। पर ऑयल को अगर वाटर से कंपेयर करूं मैं तो ऑयल इज रेयर देन एयर, वाटर, मतलब यहाँ पानी डेंसर है ऑयल से और यहाँ पर ऑयल डेंसर है हवा से। और जब ये पानी यहाँ से निकलेगा, शीशे में से निकलेगी लाइट, ये तो वाटर इज लेस डेंस देन ग्लास। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेयर डेंसर कुछ नहीं कह सकते, तुम कह सकते कि ग्लास डेंसर है भाई ना, किसी के कंपैरिजन में ग्लास डेंसर है रेयर है, ये तुम्हें समझो, कंपैरेटिव करना है, कंपैरिजन करना है, समझ में आ रही है बात? तो जब भी कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, जैसे यहाँ ग्लास है डेंसर है, ये रेयर है, इसको रेयर बोलते हैं, आर ए आर, और ये डेंसर, ठीक है। जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो बेंड तो होगी, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुस रही है वो, है ना। तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये ऐसे ना जाकर ये ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे जाती है ना पहले, तो ये निकलनी चाहिए, लेकिन ये कैसी होगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी अगर डेंसर से रेयर से डेंसर में जा रही है, समझ में आ रही बात? और यहाँ टक्कर मारेगी, अब यहाँ से मीडियम फिर बदलेगा, निष्ठा जी कहाँ हो, यहाँ से फिर बदलेगा, ये डेंसर था ये रेयर था, तो यहाँ पर फिर एक नॉर्मल बनेगा, तो ये फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी। जब डेंसर से रेयर में गई तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, जब रेयर से डेंसर में आई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, बेंड हो जाएगी, और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। बात समझ में आ गई? तो लाइट कैसे चली, ऐसे जा रही थी, फिर ऐसे मुड़ी उसकी तरफ नॉर्मल की तरफ, और फिर ऐसे निकल गई दूसरी तरफ। तो लाइट सीधी दिखाई देगी क्या तुम्हें? नहीं दिखाई देगी, पाथ भी नहीं सीधा होगा। तो पाथ एक्चुअल में क्या था, ये था पाथ, ऐसे निकली ना हमारी यहाँ से,
ये ऐसे निकलेगा। तो ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो मुड़ा। तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही है, ये कहलाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। व्हाट इज दिस कॉल्ड? एंगल ऑफ इमर्जेंस, जो एमर्ज हुई, बाहर निकली, एंगल ऑफ इमर्जेंस। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस, और दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस केस में क्योंकि ग्लास में से घुसी और ग्लास के बाहर निकली, तो ये एमर्जेंट रे, दिस इज कॉल्ड एमर्जेंट रे। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, जो रिफ्रैक्ट हुई, बेंड हुई। जो समझ में आ गई मेरी बात? फिर दोबारा करा दूंगा, लेकिन थोड़ा बेसिक तो समझ लो कि मैं क्या समझा रहा हूँ, ये तो पता होना चाहिए। फिर कल को दोबारा करा दूंगा इसको अगली क्लास में। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्या एंगल ऑफ इमर्जेंस है, और क्यों बेंड हो रही है। बेंड इसलिए हो रही है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, चेंज होती है। समझ में आ गई बात? पीछे का लाइट फैन बंद कर देना उधर।